हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था, पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आइए क्विकली एक बार हम उसका रिकैप करते हैं, उसके बाद हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्विकली इकोनॉमी। व्हाट इज इकोनॉमी? बच्चों, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर लोग काम करते हैं। ठीक है, काम करते हैं क्यों? क्योंकि उनको अपनी लिविंग के लिए अर्न करना है। अब वो काम क्या क्या हो सकते हैं? वो काम हो सकते हैं प्रोडक्शन, वो काम हो सकता है, वो काम हो सकता है कंजम्पशन, वो काम हो सकता है इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, और वो काम हो सकता है एक्सचेंज। तो व्हेन आई से एक्सचेंज, इट मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बच्चों, ये समझ लीजिए इकोनॉमी के अंदर एज एन इंडिविजुअल हम सब में से सारे लोग कभी ना कभी कोई ना कोई इनमें से एक्टिविटी कर रहे होते हैं। ओके, देन वी डिड scarcity. What is the meaning of scarcity? Scarcity का मीनिंग होता है, it refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity। यानी कि किसी भी कमोडिटी की सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो, इसे हम बोलते हैं स्कैर्सिटी। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए पानी। हम बोलते हैं पानी जो है हमारी नेचुरल रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स है। फ्रेश वाटर जो है, वैसे तो बोलते हैं 70% ऑफ आर अर्थ इज वाटर, बट जो पीने लायक पानी है हमारा, जो फ्रेश वाटर है, दैट इज ओनली 29%। तो लिमिटेड पानी है, पानी लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन अनलिमिटेड है, विच इज ग्रोइंग सेकेंड बाय सेकेंड। ठीक है, तो डिमांड ज्यादा है, पॉपुलेशन के चलते पानी की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी सप्लाई लिमिटेड है, यानी कि सप्लाई कम है। तो इस सिचुएशन में हम बोलते हैं दैट इट इज स्कैरसिटी, स्कैरसिटी ऑफ वाटर। अंडरस्टूड? इसी तरीके से बच्चों, किसी भी आप कमोडिटी के बारे में बात कर लीजिए, सप्लाई उसकी हमेशा लिमिटेड होगी एज कंपेयर टू द डिमांड। ओके, this is called scarcity. Then what next we did is we did economic problem. What is economic problem? Economic problem is a problem of choice. Economic problem is a problem of choice that involves satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses। तो क्या है बच्चों, एक ऐसी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमें हर पल चूज करना है। चूज क्यों करना है? क्योंकि हमें चीजों को कंज्यूम तो करना है। चूज हमें इसलिए करना है जिससे हम, एक तो पहली बात, सेटिस्फेक्शन मिल सके हमको, उस चीज को यूज करके हमें सेटिस्फेक्शन मिल सके, क्योंकि हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो उसको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। इसलिए हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? चूज करने की प्रॉब्लम। क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसकी ऑल्टरनेटिव चॉइसेस भी हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। एक्चुअली इट्स नॉट चॉइसेस, इट्स यूजेस। ओके बच्चों, तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या है, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम क्यों बोलते हैं प्रॉब्लम है? क्योंकि व्हाट आर द कॉजेस? क्योंकि हमारी स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स है, resources, scarcity of resources means limited resources, we have limited resources। दूसरा, हमारी wants unlimited है, देर इज नो एंड टू अवर वॉन्ट्स। एक चीज मिल जाएगी तो दूसरी चीज चाहने की इच्छा होगी, दूसरी चीज मिल जाएगी तो फिर हमें तीसरी चीज चाहिए। तो हमारी वॉन्ट्स जो है वो अनलिमिटेड है। और
दूसरी बात ये है कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इन तीन प्रॉब्लम्स के चलते बच्चों हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हम देखते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स, अभी तो हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स मतलब बच्चों वो प्रॉब्लम जो हमारी ग्लोबल ग्लोबल प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम है, हमारी हमारी कंट्री की मेन प्रॉब्लम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट और सिटी और टाउन। ओके, तो हर कंट्री की अपनी इकोनॉमी है और हर कंट्री की कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो क्या है? सबसे पहले प्रॉब्लम है बच्चों, एक बात बताइए, जब हम इकोनॉमी में सोचते हैं कि हम कुछ चीज बनाएंगे, तो सबसे पहले जो दिमाग में ख्याल आता है वो क्या आता है कि क्या बनाए, राइट? कि हम क्या ऐसा बनाएं जिससे हम लोगों की डिमांड्स को पूरा कर सकें, हम पैसे कमा सकें और इकोनॉमी में मार्केट में अपनी प्लेस बना सकें। तो पहला प्रॉब्लम जो आती है दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है बच्चों, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें बार बार ये सोचना होगा कि हम ऐसा क्या बनाएं जिससे हम इकोनॉमी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकें, लोगों की डिमांड्स को पूरा कर सकें और पैसे कमा सकें, ऑब्वियसली। ओके, तो दिस प्रॉब्लम्स, what is this problem about? This problem is about selection of goods and services to be produced and the quantity to be produced of each selected commodity। तो क्या है, पहले तो हम क्या बनाएं, दूसरा इन व्हाट क्वांटिटी। ओके, दिस इज द फर्स्ट सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओके, एंड इन व्हाट क्वांटिटी। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की। अब मान लीजिए हमने ये डिसाइड कर लिया कि क्या बनाना है, ठीक है, लेकिन दूसरा अब आता है पॉइंट कि कैसे बनाना है। क्योंकि बच्चों किसी चीज को बनाने के लिए देर आर डिफरेंट वेज। हो सकता है किसी वे में मुझे मशीन ज्यादा काम आए, मैं मशीन की हेल्प ज्यादा ले सकूं, और किसी दूसरे वे में मैं अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मैन पावर ज्यादा यूज करना चाहती हूँ। मैन पावर मतलब होता है बच्चों लोग। ओके, लेबर, लेबर में ज्यादा यूज करके अपने गुड्स को बना सकूं, ऐसा भी मैं सोच सकती हूँ। या मैं मशीन्स को यूज करके अपने ज्यादा गुड्स बनाऊं, ऐसा भी मैं सोच सकती हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ माय प्रोडक्ट विच आई हैव सिलेक्टेड इन प्रॉब्लम नंबर वन। ओके, तो प्रॉब्लम टू है हाउ टू प्रोड्यूस। पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि क्या बनाना है मुझे, अब सेकंड क्वेश्चन में मैं ये डिसाइड करूंगी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि किसी भी चीज को बनाने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। वो मेथड जिसमें मुझे ज्यादा मशीन की जरूरत पड़े उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव मेथड। ओके बच्चों, क्या है इसमें मुझे मशीन ज्यादा यूज हो रही है, मोर ऑफ मशीन्स। ठीक है, और दूसरा है लेबर इंटेंसिव, जिसमें मैं लेबर का, मैन पावर का ज्यादा यूज करूंगी। ओके, तो इसमें क्या है, मोर ऑफ, मोर पीपल आर यूज्ड, जिनको मुझे वेजेस देने होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स। अब थर्ड आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हो गया हमारा कि मैं क्या बनाऊं। मैंने एक बार सिलेक्ट कर लिया कि मैं अच्छा प्रोडक्ट ए बनाऊंगी, तो फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैं कैसे बनाऊं, लेबर ज्यादा यूज करूं या मैं मशीन को ज्यादा यूज करके अपना प्रोडक्ट बनाऊं। अब तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाऊं। एक्चुअली बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन आइडियली सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे अपनी टारगेट ऑडियंस नहीं पता होगी तो मैं चीजें सोचूंगी कैसे कि मैं क्या बनाऊं। मान लीजिए अगर मैं सोच रही हूँ
कि मैं साइकिल बनाऊं, बाइसिकल बनाऊं, ओके, और मैं तीसरे स्टेप पे जाके सोच रही हूँ किसके लिए बनाऊं, तो आई थिंक दैट विल बी अ कॉन्ट्राडिक्टरी, बिकॉज पहले मुझे अपनी टारगेट ऑडियंस डिसाइड करनी पड़ेगी ना, कि मैं बच्चों के लिए कुछ बनाना चाहती हूँ, बच्चों के लिए बनाया, तो मेरा जो सोचने का एक जोन है वो लिमिटेड हो गया कि बच्चों के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, बच्चों के खेलने के लिए मुझे कुछ बनाना है या बच्चों के पढ़ने के लिए कुछ बनाना है। मैंने अपने आप को और जूम इन किया कि मैं अब किस तरह मेरा फोकस होना चाहिए। मैंने सोचा कि मुझे बच्चों के खेलने के लिए कुछ बनाना है, फिर मैंने उसको और जूम इन किया, तब मैंने सोचा कि अच्छा मैं बाइसिकल्स बना सकती हूँ बच्चों को, करेक्ट, बाइसिकल्स बनाने का सोचा मैंने। फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे बनाऊं, क्या मैं लेबर का ज्यादा इस्तेमाल करूं, क्या मैं मशीन का ज्यादा इस्तेमाल करूं। तो आइडियली फॉर whom to produce should be the first question, followed by what to produce and how to produce, okay, but as it isn't given in theory, it is given in your textbook, so we will learn it this way only: what to produce, how to produce, and for whom to produce. For whom to produce में we study about the target audience, आपकी target audience कौन होगी। I hope this is clear to you. All right, now ठीक है बच्चों, तो अब चलिए, आइए अब हम तीनों प्रॉब्लम्स को वन बाय वन डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या बनाएं। ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस सोचते वक्त हमने पहले ये सोचना है कि क्या बनाएं। दूसरा क्वेश्चन जो हमें सोचना है वो ये सोचना है कि किस क्वांटिटी में बनाएं एंड इन व्हाट क्वांटिटी। ओके, तो अब इसको समझने के लिए हमें एक टर्म को समझना होगा बच्चों, जिसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए आप एज एन इंडिविजुअल आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके, तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि मैं किस किस चीज का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आपने सोचा कि चलो मैं एक बुक शॉप का एक बुक शॉप खोल लेता हूँ। आपने सोचा कि चलो मैं एक लेट्स सपोज एक मेडिकल शॉप खोल लेता हूँ, ओके, और तीसरा आपने सोचा कि चलो मैं जो हूँ उसका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, ओके। तो आपने इन तीनों केसेस में ये आपके पास ऑप्शंस हैं। अब क्या करना है, आपको इसमें से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए आपने बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया, करने के लिए आपको जो चाहिए वो आपका डेटा, जो आपको हेल्प कर सके सिलेक्शन में। तो मान लीजिए, मानते हैं कि आपने एस्टिमेट लगाया और आपको लगा कि मैं पहले 5 साल में या पहले 2 साल में, मान लीजिए 2 साल में मैं जो हूँ 5 लाख का प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ एक मेडिकल शॉप से, ओके। बुक शॉप के लिए आपने सोचा कि मैं बुक शॉप से 40,000 का प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपने एस्टिमेट किया कि मैं सम 7 लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ इन द नेक्स्ट 2 इयर्स, ओके। अब आपके पास नंबर्स है बच्चों, ओके। मैं अगर आपसे पूछूं कि विच ऑप्शन वुड यू सिलेक्ट टू स्टार्ट फॉर योर बिजनेस, तो आप किसके साथ जाएंगे? आप जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर, बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, करेक्ट। तो आप सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर का जॉब, नॉट जॉब, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस आप चूज करेंगे, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉफिट,
जो है वो कौन से बिजनेस में है, मेडिकल शॉप के बिजनेस में आपको उसके बाद प्रॉफिट मिल रहा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बच्चों? अगर मैंने ऑप्ट किया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी फॉर टू बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ बुक्स, तो जो उसको ऑप्ट करने के लिए मैंने नेक्स्ट पॉसिबल ऑप्शन को फॉरगो किया है, नेक्स्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉरगो किया है, उसकी जो कॉस्ट है दैट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। ओके, एक बार फिर मैं कहूंगी, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तीन ऑप्शंस थे। एक था बुक शॉप, मेडिकल शॉप और टू बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ बुक्स। तो आपने एस्टिमेट लगाया और ये एस्टिमेशन के बाद आपने कैलकुलेट किया कि बुक शॉप को अर्न करने से आपको अगले 2 सालों में 40,000 का प्रॉफिट होगा, मेडिकल शॉप खोलने से आपको 5 लाख का प्रॉफिट होगा और डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने से आपको 7 लाख का प्रॉफिट होगा। ओके, तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा हुआ बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। तो आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डिसाइड करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या है बेटा? बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन के नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को फॉरगो करने की जो कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि आपने जो ऑप्शन चूज किया है उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो कि था मेडिकल शॉप, आप उससे कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ओके, इन दिस सिचुएशन दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, आइए आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप एक बैंकिंग जॉब में आपको आप जॉब करने के लिए निकले हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 2। आप एक जॉब अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं, आपको जॉब करनी है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, आपने आपको एक बैंक में जॉब मिलती है। ओके, जिसमें आपको सैलरी मिल रही है समवॉट 80,000 रुपीज पर मंथ। ओके, अब दूसरा ऑप्शन क्या है? आपने मान लीजिए एक कोई भी जॉब, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जीक्यूटिव, एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव की जॉब भी आपको साथ साथ ऑफर हुई है, जिसमें आपको सैलरी मिल रही है समवॉट 60,000। ओके, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास, आपने एक और ऑप्शन लेकर चले और आपके पास तीसरा ऑप्शन है एक जर्नलिस्ट बनने का। ओके, जिसमें आपको सैलरी मिल रही है 75,000 पर मंथ। अब मुझे बताइए आप किस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली बैंक। Why bank? Because it has the maximum salary. Correct? It has the maximum return. अब अगर मान लीजिए बैंक ऑप्शन नहीं होता आपके पास, मान लीजिए अगर बैंक ऑप्शन आपके पास नहीं होता, तो आप किस ऑप्शन के साथ जाते? आप जाते टू बिकम अ जर्नलिस्ट। करेक्ट? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आप बेस्ट ऑप्शन के बाद का जो बेस्ट ऑप्शन है जिसको आपने फॉरगो किया है उसकी कॉस्ट को, मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मैंने ये जॉब ना लिया होता, ये जॉब लेने के लिए मैं जिस जॉब को छोड़ रही हूँ उसकी कॉस्ट क्या है? 75,000। सो दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको अब समझ में आया होगा बच्चों। करेक्ट? फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज ये पॉज करिए, रिवाइंड करिए वीडियो को, पीछे जाके दोबारा समझने की कोशिश करिए। क्योंकि बच्चों अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट या सब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो चाहे जितनी भी देर लगे समझने में, गिव इट सम टाइम, गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, spend some quality time with the topic, and then you will be able to understand it better. Okay? Okay.
तो आई होप आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आ गई होगी। करेक्ट। अब बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। हम अभी बच्चों क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इन डिटेल, विच इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। इसके बारे में जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा मैं क्या ऐसा बनाऊं, क्या मैन्युफैक्चर करूं कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना जरूरी था। तो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? Opportunity cost is the cost of the next best alternative foregone. Okay, the cost of, what is opportunity cost? The cost of next best alternative foregone. Alternative alternative foregone, यानी जो किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए आपने जिस नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल चीज को ही सिलेक्ट किया है उसकी कॉस्ट को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम को समझने के लिए, फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को समझने के लिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है बच्चों? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ possible combinations of two goods that can be produced with given resources and technology. Okay, तो आइए इसको एक बार हम लिख के समझ लेते हैं। What is production possibility frontier? Production possibility frontier is it is the graphical representation of the possible combinations of the possible combinations of of two goods that can be produced, of two goods that can be produced with given resources and technology. With given resources and technology. ओके बच्चों, तो क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? और इसको हम पीपीसी के नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। Okay. Now, what is it? Let's understand. It is a graphical representation of the possible combination. Okay, बच्चों, possible combination मतलब जितने भी combinations possible हो सकते हैं। किसके options? Of two goods, दो goods के, of two goods that can be produced. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, with the given resources and technology. यानी पीपीसी कर्व, पीपीसी पीपीसी और पीपीएफ कर्व कौन सा कर्व है? जो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाएगा क्या?
पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताएगा जो हम बना सकते हैं इकोनॉमी में with limited resources and technology. I hope I am clear to you. Okay. चलिए अब एक स्केड्यूल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके स्केड्यूल को समझने से पहले हम चलिए इसके assumptions पहले लिख लेते हैं। What are the assumptions of PPC, production possibility curve? Write down the first one. The amount of resources, it assumes that ये assume करके चलता है कि जितने भी resources हैं इकोनॉमी में are fixed, okay, and these resources can be transferred from one use to other, okay, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है इकोनॉमी में जिससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं वो रिसोर्सेज लिमिटेड है, ओके, और इन रिसोर्सेज को के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, यानी चीनी मैं मिठाई बनाने के लिए भी यूज कर सकती हूँ, चीनी मैं एक स्क्रब फेशियल बनाने के लिए भी यूज कर सकती हूँ, ओके, नमक सॉल्ट मैं खाना बनाने के लिए भी यूज कर सकती हूँ, सॉल्ट में पिकल बनाने के लिए भी यूज कर सकती हूँ, करेक्ट। तो जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, जितनी भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास इकोनॉमी में, उन रिसोर्सेज को, एक तो रिसोर्सेज फिक्स्ड है यानी लिमिटेड है, और उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, ये हमारा पहला assumption होता है, ओके। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बच्चों मैं सिर्फ की वर्ड्स लिख रही हूँ, आप प्लीज सेंटेंस पूरा लिखिएगा जो कि एग्जाम में वैल्यू रखेगा। आप अगर एग्जाम में सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे that will not give you marks, you have to write the sentence in full, okay। तो resources limited हैं और उन resources के alternative uses भी हैं, that is the first assumption, okay। Now let's talk about the next one. With the help of given resources only two goods can be produced, जितने भी resources available हैं, ओके, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है इकोनॉमी में उनसे सिर्फ और सिर्फ टू कमोडिटीज ही बन सकती हैं। ये है हमारी सेकंड assumption टू पीपीसी। ऑलराइट बच्चों, तो सिर्फ मैं टू कमोडिटीज बना सकती हूँ। अब बात करते हैं तीसरे assumption की, ओके। हमारी थर्ड assumption ये बोलती है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं दे आर फुल्ली, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज्ड, यानी कि जितने भी हमारे इकोनॉमी में रिसोर्सेज हैं उनको हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको हम फुल्ली और एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। दैट इज द फोर्थ assumption। आई होप दिस आल्सो इज क्लियर टू यू बच्चों। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारी assumption की, जो है resources are not equally efficient in production of all products, मतलब कि resources are not equally efficient in production of all products। यानी हमारी चौथी assumption ये कहती है बच्चों कि जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं है प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट मैं बना सकती हूँ उन सब के लिए वो इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी में मैं ज्यादा यूज कर सकती हूँ, किसी में मैं कम यूज कर सकती हूँ, ओके। किसी चीज में मुझे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी उसकी और किसी चीज में मुझे कम रिक्वायरमेंट रहेगी, ओके बच्चों। तो हमारी पहली assumption क्या हुई, चलिए एक बार लास्ट कर लेते हैं और फिर हम एक बार रिकैप करेंगे। तो लास्ट assumption है द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज
The level of technology is assumed to be constant. दैट इज द नेक्स्ट assumption कि हमारी जो टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए वो कांस्टेंट है, ना टेक्नोलॉजी में कोई अपग्रेडेशन हो रहा है ना ही डिग्रेडेशन हो रहा है। ओके, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली सेम है। ओके, तो आइए एक बार क्विकली देख लेते हैं क्या क्या assumptions हैं। फर्स्ट assumption है हमारी, तो the PPC curve is resources are limited and have alternative uses। हमने ये assume किया है कि resources limited है और उनके alternative uses भी हैं। दूसरा हमने assume किया कि जितनी भी resources available है इकोनॉमी में उससे हम सिर्फ दो और सिर्फ दो commodities को ही produce कर सकते हैं। ओके, नाउ तीसरा assumption था कि जितनी भी resources available हैं वो fully utilize कर रही है इकोनॉमी और efficiently मीन्स होता है बच्चों to the best of their capability the economy is using these resources to the fullest। okay, but fourth assumption ये बोलती है कि किसी भी रिसोर्स जो है इक्वली एफिशिएंट नहीं है। इक्वली एफिशिएंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं एक सॉल्ट की बात कर रही हूँ, तो एक सॉल्ट जो है उसको मैं अ, उसको मैं सब्जियां बनाने के लिए भी यूज कर सकती हूँ इकोनॉमी में। अगर मैं शेफ हूँ मान लीजिए, तो मैं प्रोडक्शन इंडस्ट्री में हूँ, मैं उसको नमक बनाने के लिए भी यूज कर रही हूँ। और हाथ के हाथ एक जो मान लीजिए लॉन्ड्री मैन है, लॉन्ड्री मैन भी उस नमक को यूज कर रहा है ब्लीचिंग एज अ ब्लीचिंग एजेंट। तो वो भी उस रिसोर्स को यूज कर रहा है अपने पर्टिकुलर business के लिए। ओके, तो बट the problem is the fourth assumption says that they are not equally efficient for all the products। हो सकता है मैं एज अ शेफ मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो वीजा वी फॉर अ लॉन्ड्री मैन, तो इक्वली एफिशिएंट नहीं होगा। it is important, it is being utilized to the fullest, but it might not be equally working equally efficiently for all sorts of businesses। करेक्ट। और लास्ट है कि हम ये भी मान के चल रहे हैं कि जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट। ओके, देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड। ओके, तो चलिए बच्चों एक बार हम फटाफट से पीपीसी कर्व समझते हैं। तो पीपीसी कर्व को समझने के लिए हमें एक स्केड्यूल को बनाना होगा। ओके, तो मैं एक स्केड्यूल को आपके लिए पेस्ट करती हूँ यहाँ पे। आप वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। लेट्स लर्न अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपीसी कर्व। तो बच्चों आइए हम लोग ये शेड्यूल को समझते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। हम बनाने जा रहे हैं बच्चों पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व, पीपी कर्व बोलते हैं इसको या पीपीसी। ओके, P stands for production, P stands for possibility, and C stands for curve। So production possibility curve ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और ये क्या है बच्चों, हमारा पीपीएफ का स्केड्यूल है। ये जो डेटा होता है ना बच्चों, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में स्केड्यूल करते हैं और आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है प्रिपेयर अ स्केड्यूल फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आपको ये बनाना होगा जिसके लिए आपको 3 मार्क्स, समटाइम्स 4, समटाइम्स 6 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पॉसिबिलिटीज है ये ABCDEFGA, ये पॉसिबिलिटीज है कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। देन हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट है, टू कमोडिटीज होती है बच्चों, अभी हमने पढ़ा था। टू कमोडिटीज में से अकॉर्डिंग टू दिस schedule we have guns and butter। okay, we can either produce guns or butter or both but in a particular combination। तो देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में पहला ऑप्शन था ए, जिसमें हम 21 गन्स बनाए और 0 बटर। जब हम बटर ना बनाए तो हम 25 गन्स बना सकते हैं रिसोर्सेज को यूज करके। करेक्ट। ऑप्शन बी में हम 1 गन बनाएंगे और 20
सॉरी, वन यूनिट ऑफ बटर बना रहे हैं और 20 यूनिट्स ऑफ गन बना रहे हैं. ओके. सी में 2 यूनिट्स ऑफ बटर एंड 18 यूनिट्स ऑफ गन्स. डी ऑप्शन 3 यूनिट्स ऑफ बटर and 15 units of gun. Then E option 4 units of butter and 11 units of gun. Fifth option, sorry, sixth option F, 5 units of butter, 6 units of gun, and the last option is 6 units of butter and 0 units of gun. हो सकता है ना बच्चों, मैं मेरी मर्जी, मैं बटर बनाऊंगी ना तो सारे गन्स बनाऊंगी, तो मेरी मैक्सिमम possibility of producing guns होगी 21. एंड इन द लास्ट ऑप्शन, मेरी मर्जी, मैं गन ना बनाऊं, गन ही ना बनाऊं, मैं सारी रिसोर्स को यूज करूं 6 यूनिट्स ऑफ बटर बनाने में. ओके. So this is called production possibility schedule. Now let's try to make it graphical. So this is x-axis and y-axis. इस पर हम x-axis पे मान लेते हैं बटर, प्रोडक्शन ऑफ बटर, और यहाँ मान लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ गन्स. दिस इज ओरिजिन. ओके. तो 1 2 3 4 5 6, likewise here 5 10 15 20 25. इसको हम और गैप में ले सकते हैं. 10 20. So 5 10 15. Now let's start plotting. हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 0 बटर, दैट इज हियर, एंड 21 गन्स, दैट इज अप्रोक्सीमेटली हियर. तो पहला हमारा जो पॉइंट मिला हमें वो मिला ये. ओके. नेक्स्ट 20 यूनिट्स ऑफ गन्स एंड 1 यूनिट ऑफ बटर. सो 1 यूनिट ऑफ बटर एंड 20 यूनिट्स ऑफ गन. दिस वन. ओके. तो हम लोग ऐसे करके ग्राफ बना लेते हैं बच्चों. डॉटेड लाइन से बनाएंगे सो दैट आपको अगर याद हो तो हम histograms बनाते थे, तो we have to make the histogram. Okay. The next option is 2 and 18. So 2 of butter and 18 of guns. Somewhere here. Okay. So let's make it the paragraph. Then third option is 2 and 18. डेमो कर चुके हैं हम. फोर्थ ऑप्शन 3 and 15. 3 and 15. मुझे थोड़ा सा मेरे ग्राफ में डिस्क्रिप्शन आ सकता, थोड़ा सा ग्राफ में लिटिल एरर आ सकता है मेरे, क्योंकि मैं फ्री हैंड बना रही हूँ. आप बनाएंगे अपनी नोटबुक पे तो आपका कोई एरर नहीं आना चाहिए. प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द एरर. ओके. देन 4 and 11. 4 and 11. Somewhere here. Let's draw the dotted line. Then we have 5 and 6. 5 and 6. Let's draw the dotted line. And the last option is 6 and 0. So 6 and 0, this is the point. तो बच्चों अब क्या बन करना है हमको, अब हम एक फ्री हैंड से, let me draw it in some different color for you to look at it very carefully. Okay. तो अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें इन पॉइंट्स को फ्री हैंड से एज अ कर्व, सिंस इट्स अ कर्व सो इट हैज टू कम लाइक अ कर्व, यहाँ से ज्वाइन करना शुरू करना.
तो ये बच्चों हमारा बना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसको मैं आपको बता दूं कैसा दिखना चाहिए, ये ऐसे आना चाहिए। ओके, तो आप देखिएगा जब आप फ्री हैंड से ग्राफ बनाएंगे तो प्लीज बी अश्योर्ड कि आपका कर्व जो है प्रॉपर कर्व बने। ओके, तो अब आइए इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए, अगर इकोनॉमी ने सारे के सारे यूनिट्स, सारे के सारे रिसोर्सेस प्रोडक्ट ए को, विच इज गन इन दिस केस, बनाने में लगा दिया, तो हमारी जो प्रोडक्शन ऑफ बटर है दैट वुड बी जीरो। दैट्स व्हाई इट इज जीरो ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, तो हम कितने बना पाएंगे सारी रिसोर्सेज इकोनॉमी की, अगर हमने सिर्फ गन्स बनाने में लगा दी तो हम 21 guns and zero butter बना पाएंगे। Okay, then on the other hand, if all the resources are used, if all the resources are used to produce only butter, तो हम बटर कितने यूनिट्स का बना पाएंगे, 6 यूनिट्स का, एंड जीरो गन। करेक्ट। और इन बिट के बीच में ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि हम क्या क्या, कितना बटर और कितना गन बना सकते हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज इफ वी वांट टू प्रोड्यूस बोथ ऑफ देम। ओके, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसीलिए जो आपका, यहाँ से नाम देना शुरू करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, तो अब इसको बेटा हम बोलेंगे कैसे, एजी कर्व। वी विल से एजी कर्व शो द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गन्स एंड बटर। ओके, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एजी कर्व which is the production possibility curve shows the maximum possibilities or possible options to produce guns and butter, guns and butter. I hope this is clear to you बच्चों। ऑल राइट, तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं क्विकली। आज की क्लास में हमने कवर किया, सबसे पहले रिकैप किया हमने पिछली क्लास का जिसमें हमने पढ़ा था इकोनॉमी के बारे में, व्हाट इज इकोनॉमी। फिर इकोनॉमी में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, तो वो हमने पढ़ा, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। फिर हमने स्कैरसिटी पढ़ा। स्कैरसिटी किसे कहते हैं, स्कैरसिटी कहते हैं कमी को, किसी चीज की जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो वो चीज स्कैर्स बन जाती है, उस चीज की कमी होने लगती है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें रिसोर्सेस को, लिमिटेड रिसोर्सेस को एफिशिएंटली, माइंडफुली यूज करना है। और एफिशिएंटली और माइंडफुली यूज करने के लिए हमें चीजों को चूज करना पड़ेगा कि हम क्या चीज बनाएं, वो चीज चूज करनी पड़ेगी। उसको चूज करने के लिए हमें सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को समझना होगा, विच इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने दो चीजें पढ़ी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बच्चों, कि मैंने जिस चीज को बनाने का डिसाइड किया, जिस चीज को चूज करने का मैंने डिसीजन लिया, वो चीज के नेक्स्ट पॉसिबल बेस्ट चीज को मैंने लूज किया। ओके, मैंने उसको फॉरगो किया, तो उस फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट क्या थी, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताती है। तो इसको हमने क्यों जाना, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस के क्वेश्चन को आंसर करने में। मैं क्या बनाऊं, क्या बनाऊं के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जानने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो ये हमने जाना। उसके बाद हमने समझा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। तो ये वो कर्व है जो हमें ग्राफिकली बताता है बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू कमोडिटीज, ओके, विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, तो उसको पढ़ने के लिए हमने फिर उनकी एजम्पशंस पढ़ी, और एजम्पशंस के बाद हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखा। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप अपनी
जो जो आपने आज की क्लास में समझा है उसको आप एक बार बुक की हेल्प से थियोरेटिकली वापस पढ़िए, उसको और अच्छे से समझिए, डीपली समझने की कोशिश करिए। और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम मूवमेंट ऑफ पीपीसी कर्व को भी जानेंगे विद रिस्पेक्ट टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।